गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? एंजॉय कर रहे हैं? मज़े लगे हैं सभी के? कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई को बिल्कुल ना भूलें। अपना काम रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते रहें, अपने नोट्स बनाएं और लास्ट मिनट नोट्स बनाएं ताकि आपको एग्ज़ाम में कभी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित आप लोगों के साथ लेके आई हूँ सिस्टम पार्ट 2। ठीक है, सिस्टम पार्ट 1 भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं स्टडी किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ से आप उस पार्ट को स्टडी कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे पूछें, मुझे कमेंट में डालें। अगर आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं तो भी आप लाइक करें, शेयर करें। शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, और शायद हम किसी ना किसी स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचा सकें। ठीक है, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि उन्हें भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिल सके। ठीक है, सिस्टम पार्ट 1 का जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम पार्ट्स 2 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसी पार्ट में हम स्टडी करते हैं कि सिस्टम की अप्रोच क्या होती है। सिस्टम की अप्रोच होती है, इट व्यू एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड सब सिस्टम्स। जब भी हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कोई भी हम फैक्ट्री में जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें तो उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम किसी प्रोडक्शन कंपनी में चले जाएं तो उसका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होगा, पैकेजिंग डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन वो सब मिलकर क्या कर रहे होते हैं, अपने एक गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। वही काम यहाँ पर भी होता है। यहाँ भी हमने क्या करना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम इंटर रिलेटेड सब सिस्टम्स पे काम करते हैं। जो भी सब सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं आपके कॉलेज से। अगर आपने अपने कॉलेज में देखा होगा तो डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, आप लोग बीए पढ़ते हो, बीकॉम पढ़ते हो, आप बीएससी करते हैं। ठीक है, कोई बच्चे बीटेक करते हैं, कोई पीजीडीसीए कर रहे हैं, कोई बीसीए कर रहे हैं, कोई बीबीए कर रहे हैं। एक ही कॉलेज में बहुत सारी स्ट्रीम्स चली होती हैं और सबके क्या होते हैं, सबके अलग अलग अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो क्या बन गए, एक ही कॉलेज के अंदर वहाँ के सब सिस्टम्स बन गए। और सबका काम क्या है, ताकि हमारा ये जो सेशन है वो बहुत अच्छे से निकले, हम अपने बच्चों का सारों का सिलेबस करवाएं और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाएं। ठीक है, ताकि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो यही इसी तरह से हम सिस्टम अप्रोच को फॉलो करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ वो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं लड़ती। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो पाना मेन गोल है ही है, लेकिन साथ साथ में वो क्या देखती है कि हमारी पॉलिसीज इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारे अपने जो लोग हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने जितना प्रॉफिट कमाया सबने, सब जो कंपनी का ओनर थे उन्होंने रख लिया। अगर वो सबकी ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को उन एम्प्लॉयज में भी डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो। ठीक है, जब उन लोगों की ग्रोथ अच्छी होगी तो नेचुरली सिस्टम की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, सब सिस्टम्स होते हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन विच वेरिएबल्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट्स। जो भी वेरिएबल हैं, ठीक है, वेरिएबल यहाँ हो गए डिफरेंट सब सिस्टम के अलग अलग डिपार्टमेंट्स। कभी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कभी कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, जिसको अगर मुझे 10 दिन बाद देना है, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जो मुझे 4 दिन में ही सबमिट करना है, तो पहले हम जो वेरिएबल हैं वो ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे कि अब मुझे उन वेरिएबल्स पे काम करना है। ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है ताकि हम उनको जल्दी फिनिश कर सकें। ठीक है, तो ये सारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो सारे क्या हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन इंश्योर्स दैट डिफरेंट सबसिस्टम्स वर्क टुवर्ड द कॉमन गोल।
कॉमन गोल क्या है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आर यूजफुल कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। कोऑर्डिनेशन करना, इंटीग्रेट करना, तो कंट्रोल करना, ये सारे क्या हैं? मैकेनिज्म्स हैं, ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली स्मूथ फेस में हो सके। स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन फेस, एनवायरमेंटल, ठीक है, हम कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस कर सकें, डाइवर्सिटीज में भी रहकर हमें डिफरेंट लोगों के बीच में डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रह के भी काम करना पड़ता है। और जब हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो हम टाइम टू टाइम उन सब चीज़ों को चेंज कर सकें। दे नीड मोर एंड मोर इंटरनल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। आपस में बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन भी हो जाती है, कई बार कोई कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? हमें अपने गोल की तरफ जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ते रहना है। एंड स्पेशलाइजेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं लोग, उन सब लोगों के साथ काम करना है। कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में भी हमें काम करना है। मान लीजिए कोई हमारी मशीन थी जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती थी, उसका एक मेन रोल था, लेकिन हो सकता है हमारी उस टाइम कोई मशीन ख़राब हो जाए और हमें लोगों से काम करवाना है, या कोई हमें मशीन ऑर्गेनाइज करनी पड़े, कोई हमें इस तरह से अप्लाइंसेस लाने पड़े ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये सारा क्या है? कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट के अंदर भी हम सिस्टम की अप्रोच को फॉलो करते हैं, ताकि सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम टू टाइम अचीव हो सके, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम अप्रोच प्रोवाइड्स अ टोटल व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब सिस्टम के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं सब मिलजुल कर रह रहे हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, सब लोग अपने गोल की तरह अचीव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? एक सिस्टम की अप्रोच होगी, जो भी कोई बाहर से आएगा वो एक बेस्ट इनपुट लेके जाएगा कि नहीं, वहाँ पर सभी लोग बहुत अपने अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये सिस्टम की अप्रोच हो गई कि हमें उस गोल को अचीव करना है। इट इनेबल्स एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ साइंटिफिक मैनर so that operating management systems can be developed and more और एन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन, ठीक है। हम किसी तरह से कभी भी कोई इंफॉर्मेशन मांगी, बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 साल पहले काम किया था, आज हमारे को पता नहीं है वो इंफॉर्मेशन कहाँ है, ठीक है। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ वो डे टू डे एक्टिविटीज को नहीं अचीव कर रही, लेकिन अपने डे टू डे जो रूटीन वर्क है उसकी भी कहीं ना कहीं उन्होंने डेटा बैंक में अपना सारा डेटा जो है वो सेव करके रखा है, साइंटिफिक मैनर में काम कर रहे हैं। साइंटिफिक मैनर मीन्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर लॉजिकली हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, किस तरह से हमारी प्रोडक्शन होनी चाहिए, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स लगा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये आपकी सिस्टम की अप्रोचेज हैं, ठीक है जी। यही हमारे पास एक चीज़ और आ जाती है, जब हम प्रॉब्लम को स्टडी कर लिया तो हम फॉर्मुलेट भी करते हैं। हमने प्रॉब्लम स्टडी कर ली कि कोई प्रॉब्लम है सिस्टम में, या या हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो हो सकता है उससे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो हम उसके सॉल्यूशंस के लिए भी रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी यूजिंग सिस्टम थिंकिंग, ठीक है। कोई भी जो प्रॉब्लम आनी है उसको पहले ही हम रिकॉग्नाइज कर जाए। हमें जो कहते हैं ना, आत्मचिंतन की एक अनुभूति होती है, जिसमें हमें पता लग जाता है कि अब ये प्रॉब्लम आने वाली है या मुझे कोई खुशी मिलने वाली है। उसी तरह हम प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ को भी चेक करते हैं कि हाँ जी, प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज रखना है और अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा अवेल करना है, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसके सिस्टम की थिंकिंग के बारे में सोचे, रिकॉग्नाइज कर सकें, ठीक है। इससे क्या होगा? जब हम प्रॉब्लम्स को कम सोचेंगे और अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा सोचेंगे, तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सप्रेस हो जाती हैं, वो मिनिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ अपना गोल नज़र आता है, ठीक है। तो हमें गोल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान ज़्यादा देना है कि किस तरह से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है आपका डेवलप एंड इवेलुएट अल्टरनेटिव सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ गई तो हमें उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढना है।
डेवलप करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक चीज़ को पकड़ा है तो पकड़ के बैठे रहेंगे, या कोई प्रोजेक्ट है सिर्फ हम उसी पे काम करेंगे, जब वो खत्म हो जाएगा तब हम दूसरा शुरू करेंगे। नहीं, आप लोगों ने देखा होगा जो हाई लेवल पे अथॉरिटीज होती है, जहाँ पर मान लीजिए सॉफ्टवेयर ही बन रहे हैं, या जो वेब डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं। वो मार्केट में एक्टिव रहते हैं कि हाँ जी, हम कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स ला सकें ताकि हमारी कंपनी की ग्रोथ हो। तो हमें हमेशा सिर्फ एक को पकड़ के नहीं रहना, हमें हमेशा ऑल्टरनेटिव सिस्टम के सॉल्यूशंस के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन। अगर प्रॉब्लम आई है तो सोल्यूशन भी रखना है। नेक्स्ट आ गया सिलेक्ट द सिस्टम सॉल्यूशन दैट बेस्ट मीट्स योर रिक्वायरमेंट। ऐसा सिस्टम देखना है, ऐसी अप्रोच देखनी है जिससे हमारी जितनी भी जो एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपरली मीट आउट हो सके, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए, हमें बेस्ट मेथड भी मिले, हमें प्रॉफिट भी मिले, हमारी कंपनी की ग्रोथ हो, लोगों की ग्रोथ हो। तो ये भी क्या है, ये एक तरह से सिस्टम है। डिजाइन द सिलेक्टेड सिस्टम सोल्यूशन। ठीक है, अब जो हमने सिस्टम सेलेक्ट करे हैं उसमें ये भी देखना है कि उससे अगर मुझे सोल्यूशन लेना है तो वो मेथड क्या रहेंगे, उसकी डिजाइनिंग हमें पहले से रखनी है। कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई ऐसा इंटरफेस है जिससे हम बेस्ट सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, और टेक्निक्स देखनी है। क्या इससे भी कोई बेटर सोल्यूशन है, क्या इससे भी कोई और ज़्यादा अच्छा मेथड है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर की इनबिल्ड कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, या हम चेक करें कि बेटर इन द फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हुए हमें क्या करना है, डिजाइनिंग करनी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनीज क्या करती है, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो फर्दर मेंटेनेंस या अपग्रेडेशन के लिए रखती हैं। तो वो क्या है, एक डिजाइनिंग हो गई कि इन फ्यूचर हमें अगर कोई नई मशीनरी लानी है, हमें कोई नई टेक्निक्स लानी है, नई कोई टेक्नोलॉजी के साथ अपना आगे काम करना है, तो वो भी क्या हो गया, डिजाइन द सिलेक्टेड सिस्टम सोल्यूशन। सिस्टम के सोल्यूशन के लिए हमने पहले से उसको डिजाइनिंग कर दी। या मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो हम उसके लिए मॉड्यूल्स को डिफाइन करते हैं कि पहले ये वाला इंटरफेस रन होगा, फिर अगर यूज़र यहाँ क्लिक करेगा तो वो नई ये वाली विंडो खुलेगी, अगर ये विंडो पे आ गया तो यहाँ से लॉग आउट कैसे होगा। आप लोगों ने जैसे वेबसाइट्स को देखा होगा, तो वो भी क्या है, डिजाइनिंग प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट द सक्सेस ऑफ द डिजाइन्ड सिस्टम। इम्प्लीमेंट करना है और साथ साथ में हमें क्या करना है, इवेलुएट भी करना है, सक्सेस भी चेक करनी है। कोई भी सिस्टम जो है अगर वो डिजाइन किया गया है तो हमें उसकी सक्सेस को इवेलुएट करना है। जैसे मान लीजिए कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो वो क्या होती है, एक तरह से केस स्टडीज हो जाती है। वहाँ पर चेक किया जाता है कि किस तरह से वो कंपनीज काम कर रही हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, किस रूल्स को फॉलो करते हैं, कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं वो अपने बिजनेस के लिए, या कौन सा ऐसा उन्होंने, अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है, किस तरह से उसको बनाया गया है, कितने कम टाइम में उसको कितनी जल्दी बनाया गया, अगर मुझे वो प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा। तो ये सारे जो डिजाइन सिस्टम सॉल्यूशंस होते हैं, ये कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम को भी एनालिसिस कर रहे हैं और साथ साथ में हम उन सॉल्यूशंस को भी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ आया होगा कि हम जब भी हम एक सिस्टम को बनाते हैं तो उसमें हम प्रॉब्लम को किस तरह से स्टडी करते हैं और उसके रिगार्डिंग हम सॉल्यूशंस को किस तरह से अवेल करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, सुपर थैंक यू फॉर माय सुपर सुपर स्टूडेंट्स जो इतने अच्छे से लेक्चर्स को स्टडी कर रहे हैं। जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।